इलेक्ट्रॉन के बीच जो विलयन रखा है, तो अब आप इसमें कोई ना कोई पदार्थ ढूंढेंगे। अब आप इसमें कोई ना कोई पदार्थ ऐसे करके आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, अनंत तनता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं इसके धनायन व ऋणायन की सहायता। स्वागत है आप सभी का मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर के साथ। तो आशा है आप लोग पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस लेक्चर में भी हमें 3 टॉपिक खत्म करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उन्हें देखना आप ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखने, बोर्ड में ये भी आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसलिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। हम यहाँ पूरा चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं लेकर आए, हम टॉपिक टू टॉपिक सिखा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है अच्छे से। तो मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ होता क्या है, बेसिकली आपके पास एक बीकर होता है जिसे आप बिलियन बोलें, बिलियन, ठीक है। इस बिलियन में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोड इनके बीच की दूरी, ठीक है, आप L मानते हैं और इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप A मानते हैं, ठीक है। तो जब ये फिक्स हो जाए, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर हो जाए और ये आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और इसके बीच का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन रखा है आपने, इन इलेक्ट्रॉन के बीच जो विलयन रखा है, तो अब आप इसमें कोई ना कोई पदार्थ घोलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हैं, इसमें कोई ना कोई पदार्थ घोलते हैं। तो यहाँ पर चालकता जो निकलेगी इसकी, वो निर्भर करती है कि आपने किस प्रकार का पदार्थ घोला है ना। तो समझते चलिए। तो ध्यान रखना, जहाँ मैं 2 समांतर इलेक्ट्रोड लिख रहा हूं, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। तो 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में, तो भाई साहब ये 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच जो विलयन रखा है, इसमें अगर आप 1 मोल पदार्थ घोलते हैं, कितना घोला जा रहा है, बेसिकली आप इसमें 1 मोल पदार्थ घोलते हैं, तो जो चालकता आती है वो आपकी मोलर चालकता कहलाती है, ठीक है। 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच अगर आप कोई विलयन रखते हैं और उसमें आपने 1 मोल पदार्थ घोल दिया, तो उसकी चालकता क्या कहलाती है भाई, अगर 1 मोल घोला है तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है, और इसे कैप M से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे हम कैप M से डिनोट करते हैं। सेम आप तुल्यांक की चालकता को समझें यहाँ पर, सेम तरीके से कि अगर 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि आप 1 तुल्यांक पदार्थ बोलें, जहाँ मेन वर्ड है ये गया, ठीक है। अगर आप दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विलयन रखा है, इसके बीच में अगर आप क्या कर दें आप, इसके बीच में सर आप 1 तुल्यांक पदार्थ घोल दें, तो इसकी चालकता क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है, ठीक है। तो इसकी चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर आपने 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में 1 मोल पदार्थ घोला तो उसकी चालकता मोलर चालकता, अगर 1 तुल्यांक पदार्थ घोला तो उसकी चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। दोनों के अलग अलग सिंबल हैं। मोलर चालकता को डेल्टा M से व्यक्त किया जाता है और तुल्यांक की चालक तो आप कैप इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, लैम्बडा भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कैप M बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में M, ठीक है। अपॉन में M। तो देखिए अगर आपने क्या किया, तो क्या किया, कप्पा जो है
इसकी वैल्यू को आप ऐसे समझ लो, जो कप्पा बराबर एक फॉर्मूला होता है इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू आप समझें, थोड़ा उल्टा लिख दिया, माफ करें, ये इसमें अगर आप कप्पा की वैल्यू निकालें तो कप्पा बराबर क्या लिखेंगे आप, कप्पा बराबर आप लिखेंगे यहां पर सी आपकी चालकता है ना। अगर आपने लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो जो चालकता कहला रही है भाई, चालकता कहला रही है, ठीक है। अगर आपने 1 मोल प्लेन बोला, अगर एम की वैल्यू भी आप कितनी कर दें, 1 मोल कर दें, ठीक है, तो जो चालकता बची है हमारी चालकता, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है मोलर चालकता कहलाती है इसके थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है भाई, फॉर्मूला क्या होता है कि कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम, और एम यहां पर क्या है, एम है यहां पर मोलरता, एम क्या है, मोलरता, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं तुल्यांक की चालकता पर। तो अगर आप तुल्यांक की चालकता की बात करें तो इसे व्यक्त किया जा रहा है कैप इक्विवेलेंट से ई क्यू, ठीक है, इक्विवेलेंट को हिंदी में तुल्यांक बोलते हैं, ठीक है। और तो इसका फॉर्मूला बनता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में, बस आपको लगाना पड़ेगा नॉर्मलता एन, बस आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्मलता एन, और यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एन होता है, एन होता है नॉर्मलता, क्या होता है, नॉर्मलता, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर बता देते हैं, कुछ एक रिलेटेड, इससे रिलेटेड टॉपिक होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक, तो बस सभी टाइप में इसकी मोलर चालकता बढ़ जाती है, ठीक है, सभी टाइप में इसकी मोलर चालकता बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर इसकी मोलर चालकता बढ़ जाती है, लेकिन सांद्रता के बढ़ने पर इसकी मोलर चालकता घट जाती है। इतना क्या कहते हैं, ये टॉपिक है, ये क्लियर हो रखा है। अब चलते हैं भाई इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जैसे मैंने बताया था लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है भाई कोलोराउस का नियम, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कोलोराउस के नियम की तरफ बढ़ते हैं। कोलोराउस का नियम, कोलोराउस का नियम क्या होता है और उसके अनुप्रयोग के साथ पूछा जाता है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 3 नंबर का क्वेश्चन जब बनता है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी हमारे साथ मेहनत कर लें। तो कोलोराउस के नियम की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और अप्लाई करके देखेंगे कैसे बनती है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी बनते हैं और न्यूमेरिकल की भी क्लास कल आ जाएगी, चिंता मत करो, ठीक। तो अगर आप किसी वैद्युत अपघट्य की, अगर आप किसी वैद्युत अपघट्य की, ठीक है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालना चाहते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से समझें, ठीक है। आपने किसी विलयन में, ठीक है, और इस विलयन में घुला हुआ है 1 मोल, ठीक है, कोई मोल पदार्थ घुला हुआ है, इसी विलयन में आपने कोई वैद्युत अपघट्य लिया, ध्यान रखना हम वैद्युत अपघट्य ले रहे हैं, अनअपघट्य नहीं। तो जब ये वैद्युत अपघट्य आप इसमें डालेंगे, ठीक है, जब ये वैद्युत अपघट्य आप इस विलयन में डालेंगे तो ये भाई वियोजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। वियोजित यानी कि एक Na पॉजिटिव में, ठीक है, और एक Cl नेगेटिव में, ठीक है, इसमें जाके वियोजित हो जाएगा। यानी कि इसके धनायन और ऋणायन इनकी चालकता अब अलग अलग हो गई है, ठीक है, इनकी चालकता अब अलग अलग हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से, तो अगर आप इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, NaCl की अगर आप मोलर चालकता निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके धनायन और व ऋणायन, धनायन और व ऋणायन दोनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल के ऐड करना पड़ेगा, दोनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल के ऐड करना पड़ेगा। समझे, लिखा गया है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायन और व ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योगफल के या बीजगणितीय योग के बराबर होती है, ये है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझ लें, अगर आपने एक उत्पाद लिया है NaCl,
ठीक है। तो ये भाई किसी विलयन में जाके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो सेम चीज बस आप इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालें, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, NaCl की, तो वो निकल कर आएगी भाई कैसे निकल, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, धनायन की, और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, ऋणायन। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता अगर किसी वैद्युत अपघट्य की निकाल रहे हैं तो उसके धनायन और वह ऋणायन की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल के ऐड कर देंगे। अनदर एग्जांपल आप ले लें Al2Cl3, Al2Cl3 या AlCl3 भी होता है। तो जब आप इसको लेंगे तो भाई ये किसी विलयन में जाके टूट जाता है 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl2 नेगेटिव, ऐसे करके टूट जाता है। ठीक है, तो जब ये ऐसे करके टूटेगा तो इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालना आप Al2Cl3 की। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, Al3 प्लस, और इसके कितने अणु हैं, एल्यूमिनियम के 2 अणु हैं तो 2 लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब आप निकालेंगे अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, ऋणायन की, और ऋणायन क्या है, Cl2 नेगेटिव। ठीक है, और इसके अणु में 3 तो यहाँ आप लगा देंगे 3। ऐसे करके आप इसकी क्या निकाल सकते हैं, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं इसके धनायन व ऋणायन की सहायता से, इसके धनायन व ऋणायन की सहायता से। ठीक है, अब आप चाहें तो ये आप ये भी ले सकते हैं, CH3COOH भी ले सकते हैं आप, CH3COOH भी ले सकते हैं। ठीक है, और भी आप चाहें तो जैसे तोड़ना चाहें NaOH में तोड़ सकते हैं किसी को। ठीक है, ये सब वैद्युत अपघट्य हैं जो विलयन में जाके टूट जाए। ठीक है, जो विलयन में जाके टूट जाए, ऐसे Cl डालोगे ये भी जाके टूट जाएगा, है ना। तो ऐसे विद्युत अपघट्य आप लेके इनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालने के लिए इनके धनायन और व ऋणायन, इनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल के इसको ऐड कर देना होता है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो इसका अनुप्रयोग पहला तो देखा हमने, देखा क्या है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, पहला तो क्लियर है भाई। पहला क्या है कि इसका उपयोग हम कब करते हैं, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर अगर आपको मोलर चालकता निकालनी है तब इस कोलराउस के नियम का प्रयोग होता है। अब बात करें दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा निकालनी, यानी कि ये अणु अंदर जाके कितने अणुओं में टूट रहा है, तो उसकी मात्रा निकालने के लिए भी आप कोलराउस के नियम का ही यूज करते हैं। तीसरा, आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में अगर आप वियोजन की मात्रा निकाल लेते हैं तो एक फॉर्मूले के थ्रू आप आयनिक गतिशीलता का मान भी निकाल लेते हैं। तो अगर आप इतना लिखकर आते हैं, यानी कि आपने इतना लिखा, एग्जाम्पल लिखे और अनुप्रयोग लिखे, आपका पूरा पेज भरा हुआ मिलेगा। और जब पेज भरा हुआ मिलेगा तो कॉपी में नंबर भी भरे भरे मिलेंगे, हरे भरे मिलेंगे। ठीक है, हरे भरे नंबर लाने के लिए मैग्नेटिक साइंस भाई पढ़ना चालू कर दो, मैग्नेटिक साइंस को ज्वाइन करना चालू कर दो। MS सर मिलते हैं भाई अगले लेक्चर के साथ एक न्यूमेरिकल की क्लास के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।